नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 3 का पार्ट 13 पढ़ रहे हैं और ये लास्ट पार्ट है। इसके पहले जो पार्ट था उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो उसको हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने सोचा वो वीडियो बन चुका है पहले इन सब टॉपिक्स पे, तो अब जाकर निरीक्षण किया तो पता चला। तो इसमें वही चीज़ें दी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है, और गुण दोष और बहुत ही लेंदी चीज़ें नहीं बताई गई हैं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत लेंदी नहीं पढ़िए इसको, एग्ज़ाम बिल्कुल आ गया है, ठीक है, 1-2 महीने में। सर्वेक्षण देखिए, सर्वेक्षण जो है अंग्रेजी भाषा के सर्वे का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। और सर्वे जो है किससे बना है? फ्रेंच भाषा के सर और लैटिन भाषा के वियर से बना है, ठीक है। सर का मतलब होता है ऊपर से और वियर का मतलब होता है निरीक्षण करना, यानी किसी भी घटना का ऊपरी निरीक्षण करना ही क्या है? सर्वे है, ठीक है। मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव में हम गए कि कितनी महिलाएं हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बीमार लोग हैं, कितने स्वस्थ लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पोलियो हुआ है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको गरीबी है, ठीक हो। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको, तो उनका एक खाका बनाते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं एक बिल्कुल, कि हाँ इतनी इतनी महिलाएं हैं, इतना इतना ये चीज़ है। तो ये क्या है? ये सर्वे है, ऊपर ही अध्ययन हम करते हैं, केवल उनकी गिनती कर रहे हैं और उनका एक परसेंटेज निकाल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो ये क्या है? ये सर्वे है। बहुत से सर्वे होते रहते हैं, जैसे अभी कोविड-19 है तो इसके बाद हो सकता है सर्वे हो कि क्या क्या प्रभाव पड़े हैं लोगों पर, इस पर काफ़ी सर्वे होने वाला है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनियां भी सर्वे करवाती हैं कि जनता को किस प्रकार के चीज़ों की डिमांड है, तो उसके हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है। तो सर्वे होता रहता है। सर्वे का मतलब है कि किसी बड़ी जनसंख्या का ऊपरी अध्ययन करना, उनके बारे में आंकड़े इकट्ठा करना, ठीक है। अब देखिए, अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है कि किसी भी घटना का निरीक्षण करना, कार्य कारण संबंधों का पता लगाना, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई घटना घटी है, हम जाते हैं, देखते हैं। आपने देखा होगा कि क्राइम पेट्रोल आपने देखा होगा, तो उसमें कोई जो मर्डर स्पॉट होता है वहाँ जाकर पुलिस लोग अच्छे से देखते हैं, चीज़ों का निरीक्षण करते हैं, कहाँ पे ब्लड सैंपल्स हैं, कहाँ पे जो है कपड़ा फटा हुआ है, तो कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे झाड़ियों में चीज़ें फंसी हुई हैं, कहाँ पे मोबाइल फेंका गया है, कहाँ पे पर्स फेंका गया है, कहाँ पे बाल के टुकड़े मिले। तो ये सब चीज़ें क्या होता है? ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जा के चीज़ों को देखते हैं, वही क्या है? अवलोकन है। अब आप समझ गए होंगे कि घटना स्थल पर जाकर चीज़ों का निरीक्षण करना, अवलोकन करना ही अवलोकन है, और इसके माध्यम से सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। किसी के घर में कोई घटना घटी तो वहाँ पे फॉरेंसिक टीम जो है वो जाती है, चीज़ों का बहुत ही गहराई से सूक्ष्म निरीक्षण करती है, देखती है, उसी को अवलोकन करते हैं, ठीक है। तो उसको देखने के बाद वो नोट डाउन करते हैं कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं, इसका मतलब ये है, और उसके आधार पर वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। और उसी दिशा में अपना रिसर्च, अपनी खोज जो है, कातिल की खोज, वो शुरू करते हैं। अवलोकन की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, इसमें क्या है? मानवीय इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग। इसमें इंद्रियों का प्रयोग होता है। आप जाते हैं, घटना स्थल पर निरीक्षण करते हैं, चीज़ों को सूंघते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, हाथ से छूते हैं उसको, तो मानव के समस्त इंद्रियों का इसमें प्रयोग होता है। अब देखिए, सोद्देश्य व सूक्ष्म अध्ययन, कोई ना कोई उद्देश्य होता है हमारा। जब हम अवलोकन करते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मान लीजिए हमारा उद्देश्य ये हो गया कि हमें कोई कातिल पकड़ना है, ठीक है, तो ये सोद्देश्य हो गया, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। प्रत्यक्ष अध्ययन हो गया। अवलोकन में जो अध्ययन करते हैं हम प्रत्यक्ष करते हैं, घर बैठकर, टेलीफोन से नहीं करते, बल्कि घटनास्थल पर जाकर चीज़ों को देखते हैं, सूक्ष्म ढंग से उसको हम निरीक्षण करते हैं, ठीक है। प्राथमिक सामग्री वह होती है जिसमें हम जाकर प्रथम बार सामग्री का संकलन करते हैं, तो प्राथमिक सामग्री आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक सामग्री है, पहले से चीज़ें बनी बनाई नहीं है जो हमको मिल जा रही हैं, हम जाकर स्वयं ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए ये प्राथमिक सामग्री होता है। अनुभवाश्रित अध्ययन, इसमें अनुभव यानी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा जो अनुभव मिलता है उस पर ये ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, इसमें किसी व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि घटनास्थल पर जाते हैं तो वहाँ पे सामूहिक जो व्यवहार होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत घटना में क्या है? हम आपके रूम में आए, आपसे बातचीत की, आपसे चीज़ों को हम निरीक्षण किए, देखे, तो ये व्यक्तिगत हो गया। लेकिन वहाँ पे सामूहिक यानी समाज के लिए, किसी व्यक्ति की हत्या हुई है तो समाज की हानि हुई है, तो हम सामूहिक अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अवलोकन के प्रकार कौन कौन से हैं। अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन का मतलब होता है कि हम खुले में ऐसे ही गए, हमने अवलोकन शुरू किया, हमारे पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है हमारे ऊपर, ठीक है, वो अनियंत्रित है। नियंत्रित अवलोकन का मतलब होता है कि हम किसी एक विशेष पर्टिकुलर चीज़ का ही अवलोकन करें। जैसे हम कोई किसी गाँव में गए और उस गांव में हमको केवल शिक्षा का अध्ययन करना है कि कितनी महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं, ठीक है, कितना परसेंटेज है वो निकालना है।
तो क्या करेंगे, वो नियंत्रित अवलोकन है। हम उस गांव की गरीबी भी देख रहे हैं, हम उस गांव में घरेलू हिंसा भी देख रहे हैं, हम उस गांव में हर चीज़ देख रहे हैं, लेकिन हम अध्ययन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का करेंगे, क्योंकि हम पर नियंत्रण है, केवल शिक्षा के अध्ययन का ही हमको मिला हुआ है। ठीक है। अब देखिए सहभागी अवलोकन क्या है। सहभागी और असहभागी दो प्रकार का अवलोकन होता है। सहभागी अवलोकन में क्या होता है कि हम किसी समूह में जाकर उसका भाग बनते हैं। ठीक है। भाग बनने के बाद उसकी घटनाओं को हम देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो सहभागी अवलोकन है। और असहभागी में हम दूर से किसी समूह की घटनाओं को देखते हैं और चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, उसके आधार पर हम सामान्यीकरण करते हैं। अर्ध सहभागी में क्या हो गया, कभी कभी हम समूह में प्रतिभाग भी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिभाग नहीं भी करते इच्छा अनुसार। तो ये इतने प्रकार होते हैं। साक्षात्कार क्या होता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का नाम आपने सुना ही होगा। साक्षात्कार शब्द जो है अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का यह इंटरव्यू शब्द दो शब्दों इंटर और व्यू, इंटर का मतलब होता है आंतरिक अंदर का, और व्यू का मतलब होता है विचार। हमारे अंदर का जो विचार है उसे जानना ही क्या है, साक्षात्कार है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो चीज़ें वाह हैं, जो प्रकट हैं, उसको तो हम देख ही रहे हैं किसी व्यक्ति से बातचीत करके, उसका हाव भाव देखकर, लेकिन जो आंतरिक चीज़ें हैं उससे हम बातचीत करके, उससे क्वेश्चन आंसर करके हम पता करते हैं। तो ये क्या है, साक्षात्कार है। और इसीलिए यूपीएससी में साक्षात्कार को रखा गया है, क्योंकि हमारी आंतरिक चीज़ें यानी हमारे अंदर गुण है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं, हमारे विचार क्या है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए साक्षात्कार होता है। अब देखिए विशेषताएं क्या है। साक्षात्कार में दो पक्ष होते हैं, एक होता है साक्षात्कारकर्ता, दूसरा होता है उत्तरदाता। ठीक है। केवल एक ही पक्ष रहेगा तो साक्षात्कार नहीं हो सकता। और देखिए इस प्रविधि में आमने सामने के प्राथमिक संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है। इसमें जो साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने के संबंध में बंध जाते हैं। ठीक है। साक्षात्कार का एक निश्चित उद्देश्य होता है, किसी न किसी उद्देश्य से होगा। जैसे मान लीजिए हम जब रिसर्च करते हैं तो हम जाते हैं, जनता से पूछते हैं चीज़ों को, तो हमारा एक उद्देश्य होता है, उस चीज़ को हम जानना चाहते हैं, हमारे रिसर्च का ये टॉपिक है और हमको जानना है। ठीक है। और मान लीजिए किसी सिलेक्शन का इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ पे भी उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की आंतरिक चीज़ों को जानकर ये पता लगाना कि वो सिलेक्शन के योग्य है कि नहीं है। उसी तरह से कोई कातिल होता है, उससे जाकर पुलिस वाले साक्षात्कार करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, उससे पूछताछ करते हैं, तो वो भी क्या है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है। तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है साक्षात्कार का। साक्षात्कार एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये सामाजिक प्रक्रिया भी है, समाज की चीज़ों को जानते हैं, और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, व्यक्ति को अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन पूछ के, उसको इरिटेट करके, उसको प्रेशर करके हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम उससे बहुत ज़्यादा अपनापन दिखा के भी पूछ लेते हैं। साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि। ये देखिए एक मौखिक विधि है, हम पूछ पूछ के चीज़ों को जानते हैं। ठीक है। ये प्रश्नावली किसी विषय या समस्या के अध्ययन के लिए बनाई गई प्रश्नों की सूची ही क्या है, प्रश्नावली है। यानी हम एक प्रश्नों की सूची बनाते हैं और प्रश्नावली को डाक के द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज देते हैं, किसी संस्था में भेज देते हैं, तो वो क्या होता है, वो व्यक्ति जो होता है उस चीज़ को भरता है। ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पंडितों पुजारियों पर जो अंधविश्वास है उस पर उसने रिसर्च किया है। ठीक है। वो हमको पता है, तो हमको इस चीज़ के बारे में जानना है, हमको इस टॉपिक के बारे में जानना है, तो इसको लेकर कुछ हमारे प्रश्न हैं, और उस प्रश्न को हम जानने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न लिखेंगे, और हमारे उसके साथ एक सहगामी पत्र भी हम भेजेंगे, जिसमें उस संस्था का पता, उसका नाम और क्या उद्देश्य है मेरा ये जानने का, हम उसमें लिखेंगे। ठीक है। और प्रश्नावली में केवल प्रश्न होंगे। इसको भेजते हैं उस व्यक्ति के पास, आप बताइए कि ये चीज़ें क्यों है, कि क्या है, आपने निरीक्षण किया इसलिए। ठीक है। तो ये प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली क्या है, प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे किसी व्यक्ति या संस्था के पास भेजा जाता है, इसका उत्तर वो लिख कर भेजे इसलिए। ठीक है। चीज़ों को जानने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि हम जा जाकर बहुत दूर जो उत्तरदाता बैठे हैं उनसे मिल नहीं सकते, उनसे हम चीज़ों को नहीं करवा सकते। देखिए अनुगामी पत्र एक होता है, इससे बहुत प्रश्न बनता है। सहगामी पत्र जो होता है वो तो उसके साथ ही, प्रश्नावली के साथ ही तुरंत भेज दिया जाता है, क्योंकि एक तो हमने प्रश्नों की सूची बनाई है और उसके साथ एक लेटर लिखेंगे कि प्रणाम सर, हमारी ये संस्था है और मेरा नाम ये है। ठीक है। मेरा ये पता है, कृपया इस प्रश्नावली के भर कर भेजने का कष्ट करें, क्योंकि ये कारण है। ठीक है। या मैं रिसर्चर हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा कारण, उसमें आप सहगामी पत्र व्यक्ति जब पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि ये हमको क्यों मिला है। ऐसे आप प्रश्न भेज देंगे तो बहुत लोग को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो सहगामी पत्र होता है उसके साथ चीज़ें बताने के लिए। अनुगामी पत्र क्या होता है, कभी कभी प्रश्नावली जो होता है लोग ले तो लेते हैं, लेकिन उसको ऐसे ही ले जाकर खूंटे पे टांग देते हैं, वो जो कागज़ आता है, फिर उसको हम नहीं लेते देखते। तो उस व्यक्ति को बार बार याद दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, अनुगामी पत्र भेजते हैं। 2-3 अनुगामी पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है। पहला जो अनुगामी पत्र है वो 14 दिन के बाद भेजा जाता है, 15वें दिन। ठीक है।
और जो दूसरा अनुगामी पत्र होता है वो भेजा जाता है कि जो प्रथम अनुगामी पत्र है उसके 1 सप्ताह बाद, यानी लगभग 22वें दिन भेजा जाएगा। और तृतीय अनुगामी पत्र जो होगा वो द्वितीय अनुगामी पत्र के 2 सप्ताह बाद भेजा जाता है। तो इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, याद रखिएगा कि अनुगामी पत्र कब कब भेजा जाता है। अनुसूची देखिए क्या है, अनुसूची मतलब प्रश्नों की एक सूची होती है, ठीक है। और अनुसूची और प्रश्नावली लगभग एक जैसा होता है, बस अंतर इतना होता है कि प्रश्नावली में हम चीज़ों को भरकर भेज देते हैं डाक के द्वारा, और अनुसूची में क्या होता है कि हम सामने जो है उत्तरदाता बैठा है, हम उससे प्रश्न पूछते रहते हैं और उसमें भरते रहते हैं, ठीक है। तो अनुसूची जो होता है वो अनपढ़ और अशिक्षित जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जनजाति लोग हैं, हमें उनकी भाषा आती है या नहीं आती इससे कोई मतलब नहीं, तो वो क्या होता है कि उत्तर अगला देता है, हमको भरना है, ठीक है। तो उसके शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। हम उसको किसी भी लैंग्वेज, मान लीजिए इंग्लिश में मुझसे बात कर रहे हैं, फिर हिंदी में भर रहे हैं, फिर हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में भर रहे हैं, तो इससे कोई बहुत मतलब नहीं है, अगला हमारी बातों को केवल समझ जाए, ठीक है। तो इसमें शिक्षित होना अशिक्षित होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जबकि प्रश्नावली में शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये केवल शिक्षित लोगों के लिए प्रयोग होता है, जबकि अनुसूची अनपढ़ लोगों के लिए भी प्रयोग होता है। और देखिए इसमें कारण, परिणाम, विशेषता, सीमाएं, दोष, गुण ये सब हमने नहीं लिखा, क्योंकि आप बहुत पहले से ये सब चीज़ें पढ़ते आए हैं। और बस इतना जानते रहिए कि ये चीज़ क्या है, गुण दोष बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम में आने लायक है बस वही चीज़ें हो रही, वरना हफ्ते भर यही चलता रहेगा। अब देखिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का मतलब है किसी चीज़ का, किसी इकाई का पूर्ण अध्ययन। अब आप पूछेंगे इकाई क्या है। इकाई का मतलब होता है कि चर, ठीक है। कोई भी चीज़ इकाई हो गई, जैसे शिक्षा हो गया, व्यक्ति हो गया, समुदाय हो गया, संस्था हो गया, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है, वो इकाई है, ठीक है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में क्या होता है, किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था, समाज, यानी किसी भी एक इकाई का हम सूक्ष्म और गहन अध्ययन करेंगे। और हर प्रकार की इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, हर प्रकार की तकनीकी यूज होती है। जितने भी हमारे पास रिसर्च मेथड्स होते हैं, हम इसमें सारे रिसर्च मेथड यूज कर सकते हैं। बस हमारा एक मोटिव क्या होता है कि हर प्रकार से सूचनाओं को इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके बारे में जान सकें, ठीक है, जो हमारी इकाई होती है। तो इसमें सूक्ष्म रूप से व्यक्ति के अंदर या फिर संस्था, समूह, समुदाय के अंदर झांकते हैं हम, और छिपे हुए तथ्यों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यानी अगर व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को देखा जाए तो किसी भी संस्था, समूह, इकाई का पूर्ण अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन ही क्या है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, ठीक है। और ये एक गुणात्मक पद्धति है। विशेषताएं देखिए क्या है, इसमें गहन अध्ययन होता है, ठीक है, संपूर्ण अध्ययन होता है, पूरा अध्ययन करते हैं, हर प्रकार की इसमें हम विधि का उपयोग करते हैं ताकि और ज़्यादा सूचनाएं मिल सके, और भी गहन अंदर तक सूचनाएं मिल सके। व्यक्तिगत अध्ययन होता है, इसका जो निकलता है वो सामूहिक अध्ययन नहीं होता, वो व्यक्तिगत अध्ययन होता है, किसी इकाई का हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण पद्धतियों का इसमें प्रयोग होता है, बस हमारा एक मोटिव होता है कि किसी भी तरह से सूचनाएं निकालना। गुणात्मक अध्ययन देखिए क्या है, ये हम इसमें मात्रात्मक अध्ययन नहीं करते हैं, गुणात्मक अध्ययन करते हैं, यानी इसकी आंतरिक जो चीज़ें हैं, जो इसकी कहानी है अंदर की, वो जानने का प्रयास करते हैं। और जबकि मात्रात्मक अध्ययन का मतलब क्या होता है कि इसमें कितनी जनसंख्या है, कितने बुजुर्ग हैं, कितने क्या है, मतलब ऊपरी अध्ययन क्या होता है, वो मात्रात्मक अध्ययन होता है। और जो आंतरिक अध्ययन होता है, जो चीज़ों की विशेषता, गुण, दोष ये सब बताते हैं, वो गुणात्मक अध्ययन होता है, ठीक है। तो अब आप गुणात्मक और मात्रात्मक में भी जो अंतर है वो जान गए हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में हम गुणात्मक अध्ययन करते हैं। के अनुसंधान के प्रकार में कुछ शोध विकल्प मैंने पहले बताए थे, प्रकार में आप कुछ चीज़ें देख लीजिए। पहला देखिए मौलिक अनुसंधान, और दूसरा होता है व्यवहारिक अनुसंधान, ठीक है। तो मौलिक अनुसंधान में क्या होता है कि इसमें हम केवल सैद्धांतिक उपयोग करते हैं, चीज़ों को बस जानते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो अनुसंधान होता है वो क्या है, वो मौलिक अनुसंधान है, ठीक है। और इसके 2-3 रूप हैं, कौन कौन से। पहला है प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसको मैंने शोध विकल्प में बता दिया था। दूसरा है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है कि इसमें अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, यानी हमको कोई सामान्यीकरण करना है तो हम देखेंगे कि हाँ फला शास्त्र में, फला श्लोक में ये चीज़ कही गई है, तो क्या है ऐतिहासिक हम चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, सामान्यीकरण करने के लिए। यानी इसमें 50 वर्ष या फिर उससे भी पुरानी घटना का अध्ययन हम करते हैं सामान्यीकरण निकालने के लिए। और जो हमारा वो होता है क्वेश्चन आंसर होता है, तो उसको लेकर हम शास्त्रों को लेकर प्रश्न उत्तर भी करते हैं कि हाँ इस समय ऐसा है, उस समय ऐसा था, इसका मतलब इसका परिणाम यही निकलेगा, ठीक है। तो सामान्यीकरण निकालने के लिए और तथ्यों के संकलन के लिए हम ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग करते हैं, ऐतिहासिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं।
तीसरा है दार्शनिक अनुसंधान। दार्शनिक अनुसंधान में नवीन मूल्यों की स्थापना की जाती है और इसके 3 रूप होते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टिमोलॉजी और एथिक्स। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स में क्या होता है कि ऊपरी और सौंदर्यात्मक अध्ययन होता है। फिर एपिस्टिमोलॉजी होती है, उसमें भी आंतरिक चीज़ें देखी जाती हैं। और जो दार्शनिक अनुसंधान होता है उसमें नवीन मूल्यों की स्थापना। ठीक है, कोई नवीन मूल्य हम दर्शन के माध्यम से हम चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उससे एक नया मूल्य निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए व्यवहारिक अनुसंधान क्या है। मौलिक अनुसंधान के माध्यम से, देखिए मौलिक अनुसंधान के 3 रूप थे, प्रयोगात्मक था, ऐतिहासिक था और दार्शनिक था। ठीक है, ये 3 रूप के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो सैद्धांतिक होता है, यानी वो विचारात्मक होता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है। वो शोध पत्रों में, रिसर्च पेपर्स में वो प्रकाशित होता है, लोग उसको पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब व्यवहारिक अनुसंधान क्या होता है कि व्यवहारिक अनुसंधान में जो मौलिक अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान मिला है हमको, उसको हम किसी समूह या समुदाय पर जब लागू करते हैं, कमेटी बनती है और सरकार उसको उस रिसर्च के माध्यम से कानून बनाकर लागू करती है या फिर उस चीज़ को लागू करती है, तो क्या है, वो व्यवहारिक अनुसंधान है। ठीक है, अब अनुसंधान के 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर है प्रदत्तों का संकलन, इसमें तथ्यों का संकलन करते हैं। और द्वितीय स्तर क्या है, आंतरिक वैधता, यानी जो तथ्य हमने संकलित किए हैं उसकी आंतरिक वैधता क्या है, और सभी प्रकार की जो पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, उसमें उनको मान्यता मिली है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तृतीय स्तर क्या होता है, बाह्य वैधता, यानी जो बाहर की चीज़ें हैं, जो समाज, सोसाइटी है, जो संस्था है, उसके माध्यम से इसको वैधता मिली है कि नहीं। और चौथे स्तर में हम सामान्यीकरण कर देते हैं कि हाँ ये पूरी तरह से वैध है, इसलिए इसका सामान्यीकरण किया जाना चाहिए। अब देखिए चर के प्रकार क्या, चर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। चर का मतलब होता है कि समाज में उपस्थित प्रत्येक चीज़ क्या है, चर है। जैसे शिक्षा है, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं। ठीक है, ये सब चर है। रूढ़ी है, प्रथा है, जनरीतियाँ हैं, संबंध है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये चर है। तो चर जो होता है समाज में, यानी चर के माध्यम से इन चीज़ों को जानते हैं। तो ये इसके प्रकार देख लीजिए। स्वतंत्र चर पहला होता है। स्वतंत्र चर का माध्यम का मतलब होता है वह चर जिसका प्रभाव किसी दूसरे चर पर पड़े। ठीक है, जैसे शिक्षा का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव, तो इसमें शिक्षा क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया, और ग्रामीण जीवन परतंत्र चर हो गया, क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ रहा है। परतंत्र चर वह होता है जिस पर प्रभाव पड़ता है, यानी ग्रामीण जीवन पर शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा हो गया स्वतंत्र चर, ग्रामीण जीवन परतंत्र चर, क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ रहा है। मध्यवर्ती चर का मतलब है दोनों के बीच में अंतर करने वाला, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला। ठीक है, यानी जो लिंग होता है, स्त्री या पुरुष होना, ये क्या है, मध्यवर्ती चर है। शिक्षा का इन दोनों से लेना देना है, ग्रामीण जीवन का इन दोनों से लेना देना है। नियंत्रित चर का मतलब होता है कि जब किसी चर को हम किसी नियंत्रित दशाओं में उसका करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं, जैसे पूर्व पश्चात अध्ययन। ठीक है, मैंने आपको इसमें पढ़ाया हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा एक बार प्रयोगात्मक अध्ययन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नियंत्रित अध्ययन क्या है। ठीक है, आपने देखा ही होगा, टेस्ट है कल तो नियंत्रित चर में क्या होता है, किसी कुछ नियंत्रित दशाओं में हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए एक तथ्य है क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म, यानी प्रत्यक्षवाद की सीमाएं, प्रत्यक्षवाद की आलोचना। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है कि वह अध्ययन जो हम इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को देखकर, सुनकर, समझकर करते हैं, और समझकर नहीं, केवल देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर। ठीक है, यानी 5 इंद्रियों का प्रयोग करके जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वो क्या है, वो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत आता है। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे मात्रात्मक। प्रत्यक्षवाद क्या है, ये मात्रात्मक है। ठीक है, जबकि अन्य जो पद्धतियाँ वो गुणात्मक होती हैं। लेकिन जो अध्ययन हम आंतरिक नहीं करते, यानी किसी कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, हंस रही है, तो इसका मतलब हम देखकर उसको कह देंगे कि हाँ ये बहुत खुश है, लेकिन अगर उसके जीवन को जानेंगे तो बहुत दुखी हो सकता है वो। ठीक है, तो आंतरिक चीज़ों का हम अध्ययन नहीं करते, जो हमें दिखता है बस हम उसी को सत्य मानते हैं, यही है प्रत्यक्षवाद। अब इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि आंतरिक चीज़ों का ये अध्ययन नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति है तो उसके अंदर संवेदना भी भरी है, क्रोध भी है, घृणा भी है, प्रेम भी है, तमाम विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं और कार्य कुछ और कर रहा है वो। ठीक है, तो आंतरिक चीज़ों का हम अध्ययन इसमें नहीं कर पाते, इसलिए ये बहुत बड़ा दोषी है इसका। अब देखिए गुणात्मक अध्ययन इसमें संभव नहीं होता, इसमें केवल मात्रात्मक अध्ययन होता है कि हम किसी चीज़ को छू कर, देख कर, सूंघ कर, समझ कर नहीं, छू कर, देख कर और सूंघ कर, सुन कर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देख कर उसको निर्णय ले लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। ऊपरी अध्ययन क्या होता है कि इसमें हम ऊपर का अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई मर्डर स्पॉट पे पुलिस जाती है तो ध्यान से हर चीज़ों को देखती है, ग्लव्स पहन के वो पूरा अध्ययन करती है, निरीक्षण करती है कि
कातिल ऐसे आया होगा, इस पत्थर को उठाया होगा, फिर उसने ऐसे, लड़की भागी होगी, फिर दुपट्टा फंस गया, फिर यहाँ पे फट के रह गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो कल्पना कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है आंतरिक चीज़ कुछ और हो, ठीक है। तो उसका जो अध्ययन होता है वो धीरे धीरे, जब और ज़्यादा गहराई में वो लोग अध्ययन करते हैं तब पता चलता है, साक्षात्कार वगैरह के माध्यम से। तो इसमें ऊपर ही अध्ययन किया जाता है, यानी तुरंत देखकर तुरंत निर्णय कि हाँ ये हुआ होगा, ये हुआ है, ठीक है। तो ऊपरी अध्ययन। मापन योग्य इसमें जो चीज़ें होती हैं बस वही, प्रत्येक वस्तु मापन योग्य इसमें नहीं होती है, ठीक है। और प्रत्यक्षवाद वही मानता है जो मापन योग्य हो, ठीक है। तो आप क्या मापेंगे, किसी से कितना प्रेम करते हैं ये मापेंगे, कि किसी के प्रति कितनी संवेदना है आप ये मापेंगे, ये सब आप माप नहीं सकते, ठीक है। तो जो हर वस्तु होती है वो मापने की योग्य नहीं होती, इसीलिए प्रत्यक्षवाद क्या है, वो फिट नहीं है हर प्रकार के अनुसंधान के लिए, क्योंकि यह एक मात्रात्मक अनुसंधान की पद्धति है। और समाज क्या है, ये गुणात्मक होता है। समाज में आंतरिक चीज़ें होती हैं, व्यक्ति के विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, द्वेष, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं व्यक्ति के अंदर भरी पड़ी हैं। तो क्या होगा, हमको आंतरिक चीज़ें भी, हमको गुणात्मक चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए। केवल प्रत्यक्षवाद के आधार पर हम समाज का पूर्ण अध्ययन नहीं कर सकते।